हमारे यूट्यूब चैनल सुपर K2 क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे गणित के अध्याय 7 और जिसका नाम है त्रिभुज। देखो, पिछली कक्षाओं में हमने त्रिभुज के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन हम जब कक्षा 9 में पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत उसका उच्च लेवल का पढ़ेंगे। जैसा कि हम त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आपको पता है होती तीन, इस प्रकार से ये हमने पहले पढ़ रखा है। देखो, त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं अंतःकोण, इसको क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है ना 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मान लो इस कोण को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो इस कोण का माप कितना होगा? इस कोण का, तो इस कोण का कितना होगा? इसके जो समकोण कोण है, जो जेड प्लस एक्स है, इन दोनों को यदि जोड़ेंगे ना तो इसका कोण, इसका माप निकल जाएगा। दो अंतःकोणों का योग उसका एक बाह्य कोण होता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ी हैं। और देखते हैं, हमने ये भी पढ़ा है कि त्रिभुज तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार। एक तो होता है त्रिभुज के प्रकारों के अंतर्गत त्रिभुज के प्रकार। देखो, हमने कौन कौन से त्रिभुज पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं एक तो समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पढ़ा हमने? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान होती है। वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ रखा है। जिसकी जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे नाम से पता है, समबाहु यानी भुजाएं, जिसकी भुजाएं समान हो उसको हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद में दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज किसके नाम से पता चल रहा है? सम यानी समान, द्वि का मतलब दो, भाव यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो? समान हो, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। उसके बाद में आता है एक विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। देखो, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं विषम हो, मतलब अलग अलग हो। तीनों भुजाएं मतलब असमान हो। जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, वो कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। ये तो हमारी बेसिक चीजें हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में त्रिभुजों की श्रवण क्षमता। त्रिभुजों की श्रवण क्षमता क्या होती है इसको समझते हैं। त्रिभुजों की श्रवण क्षमता पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि श्रवण क्षमता क्या होती है। देखो, श्रवण क्षमता का मतलब क्या होता है? देखो, श्रवण क्षमता, देखो श्रवण क्षमता का मतलब ये होता है कि कोई दो आकृतियां, जिनका कोई दो आकृतियां जिनका एक तो आकार, दो आकृतियां जिनमें एक तो आकार समान हो, आकार क्या हो? समान, और दूसरा उनकी माप भी समान होना चाहिए। माप भी क्या हो? समान हो।
तो वे आकृतियां सर्वांग सम कहलाएगी। वे आकृतियां क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम कहलाएंगी। जैसे मैंने लिखा, मैंने एक वृत्त बनाया। क्या बनाया? एक वृत्त बनाया, और इसी के समान एक और वृत्त बनाया। अब यदि इन दोनों आकृतियां समान है, दिखने में एक दोनों का शेप एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी जो त्रिज्या है यदि वो भी समान है, इनकी जो त्रिज्या है यदि ये भी समान है, तो ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम कहलाएंगी। ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है, ठीक है। और यदि मैं इन्हीं के समान एक तीर से आकृति लेता हूं इस तरह से, अब सर्वांग समता का यदि हम कहना चाहे तो ये कह सकते हैं, यदि इस आकृति को मैं इसके ऊपर रखता हूँ, इस आकृति को यदि मैं इसके ऊपर रखता हूँ, तो यह आकृति इसे पूरी पूरी ढक लेंगी, एक जैसी दिखाई देगी। और यदि मैं इस आकृति को इसके ऊपर रखता हूँ तो ये आकृति इसको पूरा पूरा नहीं ढक पाएगी। ढक तो लेगी लेकिन ये बराबर ढक नहीं पाएगी, इसलिए ये आकृति इसकी सर्वांग सम नहीं होगी। सीधी सी बात है। इसी प्रकार से देखते हैं एक उदाहरण और। जैसे मान लो मैंने एक वर्ग लिया। क्या लिया? एक वर्ग लिया, इस तरह से ये वर्ग, ठीक। और इसी के समान एक और वर्ग लिया, इसी के समान मैंने एक और वर्ग लिया। अब ये दोनों वर्ग समान है। यदि मैं इस वर्ग को इसके ऊपर रखता हूं तो ये एक दूसरे को आसानी से ढक पाएंगे। और यदि मैं इसी के समान कोई एक बड़ा वर्ग लेता हूं इस तरह से, तो ये वर्ग इनको नहीं ढक पाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, यदि एक आकृति दूसरे आकृति को बराबर ढक ले तो वो एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? सर्वांगसम कहलाती है। इसके बाद में देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग सम का तो मतलब समझ गए हम, लेकिन त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है इसमें देखते हैं। जैसे मान लो मैंने दो त्रिभुज लिए, ठीक है। एक त्रिभुज तो ये और एक त्रिभुज ये, ठीक है। अब दो त्रिभुजों में जैसे मान लो ये भुजा है 3 सेंटीमीटर, ये भुजा है 4 सेंटीमीटर और ये भुजा है हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या है हमारा ए, ये बी और ये सी। और इसमें भी ये जो ए और ये बी है, ए भी हमारी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। और ए सी कितनी है हमारी? ये भी 4 सेंटीमीटर है। और बी सी कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दोनों आकृतियां क्या है? एक दूसरे के सर्वांग सम, ठीक है। एक दूसरे के सर्वांग सम है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो इधर भी ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है। AC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो इधर भी AC बराबर 4 सेंटीमीटर। BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, इधर भी BC बराबर 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के सर्वांगसम है। लेकिन ये दूसरे एक दूसरे के सर्वांगसम हो भी नहीं सकती है। कैसे? देखो, यदि मैं इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रखता हूँ और मैं इसको बिल्कुल बराबर सही कंडीशन में रखता हूँ कि 3 के ऊपर 3 रखूं भुज, या 4 के ऊपर 4 रखूं, 5 के ऊपर 5 रखूं, तो तब जाके एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे। यदि मैं इसको उठाता हूँ और उठाते समय इस भुजा को मैंने इसके ऊपर रख दिया गलती से, तो फिर ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फिर मैं इस जो 4 सेंटीमीटर भुजा को मैं 3 सेंटीमीटर भुजा के ऊपर रख दूंगा, तो फिर एक दूसरे के इनका शेप होगा ना, वो एक दूसरे को बराबर नहीं ढक पाएगा। तो इनसे संबंधित कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के आधार पे हम इनको एक दूसरे को सर्वांगसम करते हैं। तो लिखते हैं वो नियम कौन कौन से लिखते हैं। तो पहला नियम लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? त्रिभुजों त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम। त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम लिखेंगे। देखो, तो सबसे पहला जो नियम है, पहला नियम है देखो, एस 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 का नियम। कौन सा नियम है? एस 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 का नियम। एस एस का नियम क्या कहता है? एस का मतलब क्या है? यहाँ पे एस का मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड 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 का नियम। साइड 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 का मतलब क्या होता है? भुजा। त्रिभुज के अंतर्गत क्या होती है? ये भुजा। तो भुजा
भुजा और भुजा, पहला नियम तो ये है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यदि किसी त्रिभुज के अंदर, जैसे मान लो ये दो त्रिभुज है, अब इसकी भुजा 3-3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इसी के समान कोई त्रिभुज है यदि इस तरह से, जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एस एस का नियम, एस 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 का नियम फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, तो एस एस का नियम लागू होगा। इसी प्रकार से दूसरा नियम है एस ए एस का नियम, एस ए एस का नियम। अब ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, फिर एस का मतलब साइड, ठीक। साइड का मतलब भुजा, एंगल का मतलब होता है कोण, और साइड का मतलब होता है भुजा। क्या कहता है? साइड, एंगल, साइड। इसमें ये होता है जैसे मान लो कोई दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है? समान होती है, दो भुजाएं बराबर होती है। और ये जो कोण होता है ना, ये तीसरा कोण है, तो इसमें देखो साइड, एंगल, साइड, क्या नियम लग रहा है? साइड, एंगल, साइड का नियम। ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, इस तरह से क्या लगेगा, और इस नियम के आधार पर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समांतर होंगे। तो ये दूसरा नियम है एस ए एस का नियम। देखते हैं नियम नंबर 3, ए एस ए का नियम। तीसरा नियम है ए एस ए का नियम। ए एस का नियम क्या कहता है? ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, ठीक। एंगल का मतलब इसमें होता है पहले कोण आएगा, फिर भुजा आएगी, फिर कोण आएगा, ठीक। तो देखो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के त्रिभुजों में दो कोण होते हैं और एक भुजा होती है, दो कोण बराबर होते हैं इनमें, और एक क्या होती है? भुजा बराबर होती है। दो कोण बराबर होंगे इनमें और एक भुजा, जैसे मान लीजिए भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये जो कोण है गण है, ये दोनों कोण क्या होंगे? इसमें बराबर होंगे। इस प्रकार से ये नियम होगा कोण भुजा कोण का नियम। और इसी प्रकार से देखो इन सभी नियमों को डिटेल से और समझेंगे, क्वेश्चनों के अंतर्गत सारे नियम फॉलो होने वाले हैं, ठीक है। नियम नंबर चौथा, नियम नंबर चौथा है ए ए एस का नियम। इसका मतलब होता है एंगल, एंगल, साइड, एंगल, एंगल, साइड का नियम। एंगल, एंगल, साइड का नियम क्या कहता है? कोण, कोण, भुजा, कोण, कोण, यहाँ पे क्या होता है? दो कोण बराबर होते हैं और तीसरी भुजा बराबर होती है, तो ए ए एस का नियम उसमें लागू होता है, ठीक है। इसके बाद में एक और नियम होता है, वो है आर एच एस का नियम। आर एच का मतलब क्या होता है? राइट हाइपोटेनस साइड। इसका मतलब होता है राइट हाइपोटेनस का मतलब होता है समकोण। क्या होता है? समकोण और कर्ण, और एक होती है भुजा। ऐसे त्रिभुजों में एक समकोण दिया हुआ था, जैसे ये लंब समलंब त्रिभुज है, एक लंब त्रिभुज ये, तो इसमें ये तो लंब समान होगा, लंब का ये लंब, तो ये क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद में ये कर्ण समान होगा और एक ही क्या होगी? भुजा समान होगी। तो इस प्रकार के कोण, इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं समकोण त्रिभुज, उसमें ये लंब है, मतलब ये समकोण बराबर है, 90 डिग्री के, ये कर्ण बराबर है और ये भुजा होगी, ये बराबर होगी। इस प्रकार से में आर एच एस का नियम लागू होता है, ठीक है। तो ये हमने जो 5 प्रकार के नियम पढ़े, और इन्हीं नियमों से संबंधित हम सारे, इन्हीं नियमों के आधार पर हम सारे सवालों को हल करने वाले प्रश्नावली 7.1 में, और अन्य भी जो प्रश्नावली है उन सभी में हम इस प्रकार से हल करेंगे। तो ये था हमारा सामान्य कॉन्सेप्ट प्रश्नावली अध्याय 7 का, त्रिभुजों की समान क्षमता का। और कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम सवालों को समझने का प्रयास करते हैं, बिना कॉन्सेप्ट के हम अब किसी भी सवाल को हल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम आप
कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे और अच्छे से उसको समझने का प्रयास करें, उसके बाद में सवाल को हल करें।